स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अहमदाबाद विमान हादसे में घायल लोगों से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। घटनास्थल का किया दौरा और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार जारी है। इस दुर्घटना से जुड़ी हर खबर के साथ ही इजराइल का ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए हमले की खबर के साथ ही होंगी देश दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद लिया हालात का जायजा। विमान हादसे के बाद घटनास्थल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लेन क्रैश के बारे में ली विस्तृत जानकारी। जीवित बचने वाले एकमात्र घायल यात्री से की बात। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की साइट का पर पूरा इलाका सील। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत हादसे की जा रही है जांच। एनएसडी और फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद। इजराइल का ईरान पर हमला। परमाणु और सैन्य ठिकाने निशाने पर। भारत की ओर से अपने नागरिकों को सलाह सतर्क रहें और अनावश्यक गतिविधियों से बचें। और उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हाल बेहाल। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम ने घटनास्थल को देखा और हादसे से जुड़ी बारीकी से जानकारी ली। पीएम ने उस हॉस्टल भवन को भी देखा जो विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुआ है। अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे, जहां सीधे वो घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही उन तमाम क्षतिग्रस्त इमारतों का भी निरीक्षण किया जिन इमारतों पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री और तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पीएम अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से भी मिले और उन सभी का हालचाल लिया। इस विमान दुर्घटना में शामिल 242 यात्रियों में मात्र एक यात्री की जान बची है और इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जा रहा है। जिस तरह से विश्वास कुमार बच निकले इस पूरे विमान हादसे से। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरा और जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई, जिन स्टूडेंट्स, जिन डॉक्टर्स को चोटें आई हैं सिविल अस्पताल में, उनका इलाज जारी है, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। विश्वास कुमार से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230
जो आम लोग थे, जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे, और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं, क्या रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए, क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ, उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। इस भीषण विमान हादसे में विश्वास कुमार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। पीएम ने उन सभी का हालचाल जाना, घायलों से बात की। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, क्रैश होने के बाद कई सारे लोग घायल हुए थे। इस समय हम अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में, आपको बता दें कि 32 जो घायल हैं उनका जो इलाज है वो इस हॉस्पिटल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल पहुंचे थे और जो घायल लोग हैं उनका हालचाल भी जाना प्रधानमंत्री ने। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा लगा। हमको मिल के गए, हमारी चिंता बहुत करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। यह इलाज बहुत अच्छा चल रहा है और सर्विस बहुत अच्छे दे रहे हैं। कुछ बताएंगे कि ये हादसा हुआ था जब आप बता रहे थे कि 50 फुट दूर पे थे, कैसे हुआ था अचानक? मैं जब 50 फीट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता है वो अग्नि मेरे सामने आई। हॉस्पिटल का ये कहना है कि अभी सब आउट ऑफ डेंजर हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है और बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ, तो क्या आवाज आया, धमाका हुआ ना, आवाज आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़ करने लगी थी।
फिर धुआं निकला ना, फिर पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया है। आप उस समय वहीं थे जब ये हादसा हुआ था? क्या क्या कर रहे थे उस समय? मैं इसमें खाना खा रहा था जी मैं उस टाइम। फिर मैंने विंडोज से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है। तो फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे तो हमें पता चला। बहुत तेज आवाज हुई एकदम से, तो ये देखने लगे इतने ही एकदम सारा मलबा ऊपर आ गिरा। बाहर से फिर लोग आए निकालने, तो फिर मेरे को उन्होंने निकाला। प्रधानमंत्री आप लोगों के पास आए और क्या प्रधानमंत्री बोल के गए? उन्होंने तबीयत के बारे में पूछा और हमें तो अच्छा ही लगा। उन्होंने पूछा, आके पूछा। तो ये आपने देखा, ये तमाम सर्वाइवर हैं जो इस हादसे में घायल हुए थे। इनका जो इलाज है इस समय चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे और जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी करी है और दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद के हालात की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचने के बाद जहां घटनास्थल का दौरा किया, सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और फिर उसके बाद हवाई अड्डे पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, गुजरात के गृह मंत्री, तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। हादसे और हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटनास्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। घायलों में से अधिकतर खतरे से बाहर हैं। ताज़ा स्थिति को लेकर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, जब वो क्रैश हुई उस समय कई सारे लोग उस रिहायशी इलाके में थे जो चपेट में आए और उनमें कई लोग घायल हैं जिनका सिविल हॉस्पिटल में इलाज है वो चल रहा है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर राकेश जोशी जी भी हैं। राकेश जी, अभी क्या स्थिति है? कितने यहाँ पर लोग हैं और क्या ये माना जाए सब आउट ऑफ डेंजर है? ये जहाँ पर क्रैश हुआ वो जगह हमारे स्टूडेंट की मैस है, वहाँ लोग खाना खा रहे थे और उसी बिल्डिंग पे आके ये फ्लाइट गिरी और उस टाइम पे अफरा तफरी हुई। लेकिन पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफ़ी लोग ओपीडी बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फ़िलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर और इस वार्ड जो C7 वार्ड है इसमें 22 लोग हैं और हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, आसपास के लोग वाले भी है और अगर उसमें देखा जाए तो लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है। कोई रैपिडो वाला ड्राइवर है जो कुछ देने जा रहा था वहाँ। इस हिसाब से आसपास के जो प्लेन में नहीं सवार थे ऐसे लोगों को जो इंजरी हुई और सिविल हॉस्पिटल सबसे नज़दीक और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई। और मैं कहूँगा कि ये लोग अभी जो आज है, कल जब दाखिल हुए थे उससे लेकर आज बेटर भी है, इम्प्रूव हो रहे हैं एंड दे आर प्रॉबेबली। एक पेशेंट हमारा अभी ICU में है और बाकी के पेशेंट 6 पेशेंट बर्न्स वार्ड में है जिनको थोड़ा बहुत बंस है, उसमें एक पेशेंट को ज़्यादा बंस है। इस दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर है। तो जो केस यहाँ पर हैं, जैसे आप बर्न के केस बता रहे हैं, तो उसको लेकर इंतजाम प्रॉपर है यहाँ पर? यस, हमारे पास पूरा बंस यूनिट है, एक प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, बंस वार्ड है, तो पूरे इंतजामात है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस डॉक्टर है, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है एंड सारे लोग बहुत ही लागनी से जुड़ के काम कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को अच्छा करके यहाँ से विदाई करने की सोच रखते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि अभी जितने लोग यहाँ पर हैं एडमिट हैं वो सभी सुरक्षित हैं और आप देखें कि ये वो लोग हैं जब प्लेन क्रैश हुआ था उस समय रिहायशी इलाकों में ये लोग रहते थे और इसमें कई सारे मेडिकल स्टूडेंट भी हैं जो उस क्रैश प्लेन की चपेट में आए थे और इन लोगों का
जो अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज चल रहा है, इलाज की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। किसी तरह की कोई जो परेशानी है वो इन पेशेंटों को नहीं होने दी जा रही, और ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का चमत्कार ही है, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ उस समय ये लोग आसपास ही थे और लेकिन सुरक्षित यहाँ पर पहुंचे। सिविल हॉस्पिटल पास ही था और यही कारण है कि इनका बेहतर तरीके से इलाज भी संभव हो पाया। 32 टोटल लोग हैं जो खतरे के कह सकते हैं कि अब खतरे से बाहर हैं। एक और 2 पेशेंट हैं जिनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनको भी जल्द से जल्द स्वस्थ करने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन ओझा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी और स्तब्ध है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी है, स्तब्ध है। इस दुखी घड़ी में सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोग जल्दी ठीक हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक घटना अत्यंत दुखी भी करती, व्यथित भी करती, और इस घटना ने पूरे देश ने, पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को व्यथित किया है, दुखी किया है। हम सब मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। कभी कभी लोग ट्रैफिक या अन्य दूसरी वजहों से एयरपोर्ट पर समय पर नहीं पहुंच पाते और फ्लाइट छूटने के बाद लाजमी है कि लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी भूमि चौहान के लिए वरदान साबित हो गई। भूमि को कल एयर इंडिया की फ्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जाना था। भूमि ने कहा, जब उन्हें पता चला कि फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम। दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। उधर अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग का काम चल रहा है। (242) यात्रियों को लेकर जिस विमान ने अपनी उड़ान भरी, मात्र 40 सेकंड के भीतर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 241 लोग जो सवार थे इसमें उनकी जान गई। अब उनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। इस समय अहमदाबाद में फॉरेंसिक टीम A1171 जांच के लिए विमान दुर्घटनाग्रस्त पर पहुंची हुई है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम इस समय
डीएनए सैंपलिंग कर रही हैं, क्योंकि तमाम लोगों के डीएनए मैच किए जा रहे हैं शिनाख्त करने के लिए। इसी पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने साथी संवाददाता निशांत राय, मेघना देव, और हमारे साथ ये हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे निशांत का। निशांत, क्या अपडेट आपके पास है? एनआईए की टीम भी वहां पहुंच चुकी है, नीरज सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं क्रैश साइट की, तो लगातार यहां पर जो जांच के लिए एजेंसीज हैं उनके आने का क्रम शुरू हो चुका है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद हमने देखा कि यहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, उसके बाद अलग अलग टीमें लगातार पहुंच रही हैं और हर एक पहलू की जांच जो है वो विस्तार पूर्वक की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने जब यहां पर पहुंची थी तब हम अंदर की तरफ ही थे, तो हमने देखा कि बेहद बारीकी से वो यहां पर नमूने इकट्ठा कर रहे थे। आखिर इस हादसे की क्या वजह है ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और अगर अभी की बात की जाए क्रैश साइट पे, तो मीडिया समेत तमाम लोगों को काफ़ी दूर रखा गया है, किसी को भी उसके पास नहीं जाने दिया जा रहा है। लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर हम भी मौजूद हैं और ये कहा जा सकता है कि अभी की स्थिति में फिलहाल कि कौन घटना स्थल पर पहुंच रहा है, इसकी जानकारी जब वो बाहर निकलते हैं तब जो है वो मीडिया को लग पाती है। और लेकिन एक बात तय है कि जो एजेंसीज हैं, कल भी नागरिक विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, क्योंकि इस तरीके का हादसा जो है वो कई सारे सबक दे जाता है। एक इतना बड़ा जहाज जिसमें 242 यात्री सवार और वो टेक ऑफ करते ही तुरंत क्रैश हो जाता है, तो आखिर क्या वजह रही है, कि क्या कारण रहे हैं? क्या इंजन बंद हुआ है, या कोई फ्यूल की समस्या आई है, या इसके पीछे किसी साजिश है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं और उसी के सिलसिले में तमाम जांच एजेंसियां यहां पर आकर जांच कर रही हैं। जी, नीरज भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, आप मुझे लगता है कि आप सिविल अस्पताल के आसपास ही हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री सुबह 8:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे, उसके बाद घायलों से उन्होंने मुलाकात की और खासकर उस शख्स से भी मुलाकात की। आपने बातचीत की, उसमें भी साफ दिखता है कि किस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम किया, और वो इकलौते थे, यानी कि वो कुदरत का चमत्कार ही लगता है जिस तरह से उनका जीवन बचा है। ऐसे में समीक्षा बैठक के बाद क्या रहा? प्रधानमंत्री ने जिस समय समीक्षा बैठक की, तमाम अधिकारी मौजूद थे, अगर उस बैठक के बाद कुछ चीजें बाहर आई हों तो अगर आपके पास जानकारी है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, कई सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री का एक तो स्पष्ट ये दिशा निर्देश था कि जो भी घायल जिनका इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है अहमदाबाद के, उनको बेहतर से बेहतर जो चिकित्सा सुविधा हैं वो उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अलावा जो डॉक्टरों की टीम है उनको प्रॉपर तरीके से उनकी निगरानी करे। इसके साथ साथ ही जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको साफ तौर से ये दिशा निर्देश थे कि जो भी इस घटना में पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग घायल भी हैं, और जिन लोगों के परिजन इस हादसे का शिकार हो गए उनके परिजन अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और उनका डीएनए सैंपल से लेकर जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। प्रधानमंत्री का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उनका जो काम है वो तत्काल किया जाए, उनको बहुत ज़्यादा वेट है वो नहीं करने दिया जाए। इसके साथ साथ ही पुलिस प्रशासन को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो मलबा है वो जल्द से जल्द वहाँ से हटवाया जाए, और जो लोकल एजेंसी हैं और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम है उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाए ताकि मलबे को तत्काल हटाया जा सके। इसके साथ साथ ही जो विमान हादसा हुआ है उसकी जांच को लेकर भी स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसकी जांच की जाए, ये पता लगाया जाए कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या कारण थे, क्या कोई मानवीय गलती थी या फिर कोई तकनीकी गलती थी, उस पर भी काम किया जाए। क्योंकि आप देखें कि कई सारे जो एंगल हैं वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से टेक ऑफ किया गया, और टेक ऑफ करने के आप देखें कि कुछ सेकंड के बाद ही जो विमान है वो प्रॉपर तरीके से उड़ रहा था, लेकिन अचानक से धीरे धीरे नीचे आता है और मेघानी जो नगर है उसके ऊपर वो विमान गिर जाता है। एक हॉस्टल है, मेडिकल जो स्टूडेंट उसमें रहते थे वो भी बड़ी संख्या में घायल हुए हैं इस हादसे में। तो क्या ये कोई तकनीकी कारण था या मानवीय भूल थी, प्लेन से कोई चीज़ टकराई या प्लेन किसी चीज़ से टकराया? इसके साथ साथ ही जो लास्ट सर्वाइवर थे, हम कह सकते हैं जो इकलौते बचे हुए शख्स थे विश्वास कुमार, उनसे जब हमने बात की और ये जाना कि आखिर हादसा कैसे हुआ था, क्या उन्होंने फील किया था जब टेक ऑफ हुआ, तो उनका ये कहना था कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ
कुछ ही सेकंडों के बाद 1 मिनट के अंदर ही विमान में एक धमाका होता है। धमाका होता है तो उनके जो 11A सीट के पास वो बैठे हुए थे, वो सीट एक तरीके से वो हिस्सा फट जाता है और सीट समेत जो विश्वास कुमार है वो नीचे गिर जाते हैं और वहाँ से पैदल चल के वो वहाँ से उस स्थान से निकल आते हैं। और उनका कहना था कि जैसे ही धमाका होता है, धमाके के बाद पूरा का पूरा जो जहाज है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है और चारों तरफ आग ही आग उनको दिखाई देती है। तो अब इसमें निश्चित तौर पर जांच होगी कि आखिर इसके क्या कारण है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ है, जहाज प्रॉपर स्पीड नहीं ले पाया है और धीरे धीरे करते हुए वो नीचे की ओर गिर गया है। अब निश्चित तौर पर इसके लिए जो जांच है वो औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। मलबे को हटाने का काम और मलबे पर जो तमाम सैंपल हैं उसको लेने का काम जो विशेषज्ञ हैं वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे, तमाम जो घायल हैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, 32 लोग इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने मुलाकात करी, उनका हालचाल जाना और इसके साथ साथ ही और वहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम थी उसको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि यहाँ पर तत्काल जल्द से जल्द जो बेहतर सुविधाएं हैं वो इन लोगों को उपलब्ध कराई जाएं ताकि इनका जल्द से जल्द इलाज हो सके, जल्द से जल्द स्वस्थ होकर ये अपने घर जा सकें। DNA सैंपल का भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जो इंडिया के जो यात्री थे उनका करीब करीब DNA सैंपल का काम पूरा हो गया है। जो विदेशी यात्री थे, खासतौर से आपने देखा भी है कि 53 ब्रिटिश जो लोग हैं वो थे, इसके अलावा 7 जो पुर्तगाल और 1 कनाडा के थे, तो उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। वो जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे DNA सैंपल का काम उनका भी पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद एक आधिकारिक तौर पर जो राज्य सरकार है वो तमाम मामले की सिलसिलेवार तरीके से मीडिया है उसको जानकारी देगी, देश के लोगों को जानकारी देगी कि आखिर हादसा कैसे हुआ, कैसे कैसे लोग थे, किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच के नतीजे किस तरह से सामने आए। ठीक नीरज, आप भी और निशांत आप भी बने रहिएगा। मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, 24 घंटे हो चुके हैं इस पूरे हादसे को। हम जानते हैं कि जिस तरह से एकमात्र एक शख्स सिर्फ इस पूरे हादसे में, विमान में जो 242 सवार थे उसमें से एक शख्स की ही जान बची है। इसके अलावा हमने देखा प्रधानमंत्री सुबह 8:30 बजे पहुंचे अहमदाबाद, वहां उन्होंने मुलाकात की घायलों से भी। 32 घायल इस समय सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरी तरफ समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री ने की है। उस समीक्षा बैठक के बाद राज्य सरकार को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या अपडेट आपके पास है? हम जानते हैं कि NIA की टीम भी वहां जांच के लिए पहुंच गई है घटनास्थल पर। बिल्कुल, और NIA की टीम भी पहुंच गई है और उसके साथ ही हम जानते हैं कि जो एयरलाइंस की जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है वो भी इन्वेस्टिगेशन उसने शुरू कर दिया है। वो जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका जो प्रोसीजर है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सेट किए हुए प्रोसीजर हैं उसके तहत ये इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। और साफ तौर पर कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसको फास्ट किया जाएगा, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होगी। तो अगर इसको भी देखें तो ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है कि अगर जिस तरीके की उसकी जांच होती है, कई बार हफ्तों से महीने भी लग जाते हैं उसकी पूरी तरीके से उसको डिकोड करने में और उसमें सारी जानकारी उससे हासिल करने में। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिशियल्स गुजरात आ चुके हैं। चूँकि हम जानते हैं कि 50 से भी अधिक ब्रिटिश सिटीजन्स, ब्रिटिश नेशनल्स थे इस फ्लाइट में, तो जो क्रैश हुई है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली से कई ऑफिशियल्स यहाँ अहमदाबाद आए हैं जो फैसिलिटेट करेंगे और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि किस तरीके से मॉर्टल रिमेन्स को रिपैट्रिएट किया जाए, अगर उन्हें UK भेजना है या जो भी डिसाइड करेंगे रिलेटिव्स, उसके हिसाब से कैसे आगे प्रोसीड करना है, पेपर वर्क कैसे किया जाएगा, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने समीक्षा की है, बैठक भी की है। बैठक में खासतौर पर उनको इस बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स वहाँ पर किए गए, किस तरीके से मल्टी एजेंसी अप्रोच को अपनाया गया, हम वहाँ पर देख रहे थे। देखिए तकरीबन हमें भी लगभग 24 घंटे हो गए हैं इस रिपोर्टिंग को करते हुए, और इस बात को मैं आपको और हमारे दर्शकों को बता सकती हूँ कि जिस
अभी फिलहाल वहाँ पर जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो मलबा हटाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। फायर अगर हम देखें तो कल देर रात तक वहाँ पर फायर टेंडर्स मौजूद थे। तकरीबन 40 फायर टेंडर्स थे जब इनिशियली जब ये ब्लास्ट हुआ था तब पहुँचाए गए थे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही जो आग काबू में आई और आग को बुझा दिया गया, उसके बाद केमिकल का भी जो छिड़काव होता है, जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का प्रोसीजर होता है, उसको भी किया गया है। तो अगर हम देखें तो जो मल्टी एजेंसी अप्रोच है जिससे इसको सुनिश्चित किया गया कि एक फास्ट रिस्पांस इसमें जितना जल्द से जल्द हो सके उसको किया जाए। हम अस्पताल में भी मौजूद थे जहां पर हमने MBBS के जो छात्र हैं उनसे बात की, जो हॉस्टल मेस में थे, जिनको चोटें आई हैं और कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। उन लोगों ने भी इस बात को कहा कि हम हॉस्टल में खाना खा रहे थे और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद भूकंप आया है, क्योंकि इतना तेज इम्पैक्ट था उसका। उसके बाद वो मलबे में दब गए तो आसपास के कुछ लोकल्स थे, उन्होंने आके, और कुछ और जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आके उनको उस मलबे से बाहर निकाला है। तो इस तरीके से वो भी अपनी जानें बचा पाए और उसके बाद अस्पताल एम्बुलेंस में लेके वो सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर नजर बनाए हुए थे, और आज उन्होंने खुद मौके पर जाकर पूरा, अगर हम देखें तो पूरे सिचुएशन को समझा है और उसको मॉनिटर जिस तरीके से उन्होंने किया। आज दिशा निर्देश भी दिए हैं हायर अथॉरिटीज़ को कि किस तरीके से आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे DNA सैंपलिंग हो और फॉरेंसिक का जो भी काम है, उसको किस तरीके से आगे तेजी से बढ़ाया जाए। ठीक मेघना, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, निशांत आपसे जानना चाहेंगे, घटनास्थल पर आप भी मौजूद हैं, NIA की टीम पहुंच चुकी है, मेघना का भी कहना है, और इस पूरी दुर्घटना में क्योंकि विदेशी नागरिक शामिल थे तो तमाम उन देशों की भी एक तरह से सक्रियता दिखाई दे रही है एक गंभीर जांच में। इसमें जांच को लेकर और वहां पर कौन कौन सी एजेंसियों के अधिकारी पहुंच चुके हैं, किस अप्रोच के साथ इस समय इस क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज जी ने भी बताया कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ख्याल रखा जा रहा है कि उनका उल्लंघन कहां पर हुआ है, उसी को ध्यान में रखकर जो जांच एजेंसी है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। सबसे पहले सुबह फॉरेंसिक टीम, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जिस टीम को बनाया गया है वो NIA, चूँकि कोई साजिश भी हो सकती है इस तरीके से, उसको भी एक तरीके से उस एंगल को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। चूँकि इसमें ब्रिटिश नागरिक थे, कनाडा का व्यक्ति था, पुर्तगाल से व्यक्ति था, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम राष्ट्रों के जो लोग हैं वो और जो इनके दूतावास हैं वो लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में है और हर एंगल पर पूरी तरीके से जांच की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि टेक ऑफ करते ही जहाज इतने कम समय में किस तरीके से क्रैश हो गया, और जहाज में चूंकि फ्यूल ज़्यादा था उसलिए इतना बड़ा धमाका हुआ। और मैंने सुबह से लगातार आपको तस्वीर दिखाई है कि कम से कम 5 हॉस्टल बिल्डिंग पूरी तरीके से कालिख में बदल गई हैं, उन पर राख का एक गुबार चढ़ गया है, और ये कहा जा सकता है कि वो धमाका बेहद ज़बरदस्त था। और जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट एडमिट हैं वो समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी विपरीत रही थी। और ऐसे में 241 जो लोगों की मृत्यु हुई है उसके पीछे की क्या वजह है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो व्यक्ति जो बचकर निकलकर वापस आया। DD न्यूज़ ने उनसे एक्सक्लूसिव ही बातचीत की, उन्होंने बताया भी कि किस तरीके की अंदर स्थितियां बनी और बेहद कम समय उन्हें मिला बाहर निकलने के लिए, तो और ऊपर से उनका भी हाथ जल गया। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इशू है वो क्या रहा है, टेक्निकल रहा है या फिर किसी की गलती रही है या फिर ये कोई साजिश है। तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा तभी उठेगा जब जांच पूरी तरीके से हो जाएगी और जांच का जो रिजल्ट है वो निकलकर सामने आ जाएगा, और जांच भी सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, आपका भी, मेघना आपका, नीरज आपका, अहमदाबाद से इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का सहायता देने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने कहा कि इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ज़रूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप BJ मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बोइंग के CEO केली आर्टबर्ग ने कहा है कि हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिजनों के साथ साथ
अहमदाबाद में प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से बात की और पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बोइंग भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नेतृत्व में जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान को आज एहतियातन उतारना पड़ा। इस विमान में सुरक्षा संबंधी खतरा बताया गया था। विमान संख्या AI-379 सुरक्षित रूप से उतरा। बताया जा रहा है कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। सुरक्षा कारणों से सुरक्षा संबंधी खतरे के अंदेशे के बाद विमान की आपातकालीन लैंडिंग की गई है। फुकेट में इस विमान को आपातकालीन लैंडिंग कराया गया है। सुरक्षा कारणों के कारण इस इमरजेंसी लैंडिंग को अंजाम दिया गया। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। चीन के उप विदेश मंत्री सन वेंगडोंग भारत की यात्रा पर है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों ने 27 जनवरी 2025 को बीजिंग में अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हुए विकास की समीक्षा की। विदेश सचिव ने इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के सहयोग की सराहना की। उन्होंने जल विज्ञान संबंधी डेटा के प्रावधान और अन्य सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए सीमा पार नदियों में सहयोग के लिए विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अप्रैल 2025 की बैठक में हुई चर्चा का उल्लेख किया और इस पर प्रगति की उम्मीद जताई। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने में शामिल कदमों में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया है, जिसमें परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जिसके बाद तेहरान के मुख्य हवाई अड्डे इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई है। हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सलामी के मारे जाने की खबर है। वहीं परमाणु वैज्ञानिक फरेदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची की भी मौत की खबर है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पहला चरण पूरा कर लिया है, जिसमें ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु लक्ष्यों सहित दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, जो इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए एक लक्षित सैन्य अभियान है। इसके अलावा इजराइल ने एहतियात के तौर पर विशेष आपातकाल की घोषणा की है। हमले के बाद इराक ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और सभी इराकी हवाई अड्डों पर हवाई यातायात निलंबित कर दिया गया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। और ईरान में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि ईरान में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट का अनुसरण करें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य हालात को देखते हुए इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही इजरायली अधिकारियों व होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की बात कही है। और ईरान में बदलते हालात के मद्देनजर हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी कई उड़ानों को डायवर्ट किया है। एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि कुछ फ्लाइट्स को डायवर्ट और कुछ को उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जा रहा है। यात्रियों को कैंसिलेशन पर रिफंड की सुविधा दी जा रही है और जो यात्री रिफंड नहीं चाहते उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लंदन हीथ्रो से मुंबई आने वाले AI-130 को वियना, न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाला AI-102 विमान शारजा,
न्यूयॉर्क से मुंबई आने वाला AI-116 विमान जेद्दा, लंदन हीथ्रो से दिल्ली आने वाला AI-2018 विमान मुंबई और न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाला AI-106 विमान वियना डाइवर्ट किया गया है। तो ये तमाम एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है इजराइल और ईरान के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए। इजराइल और ईरान के बीच उभरती स्थिति पर भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीतिक चैनलों के जरिए मसले का हल करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम ईरान और इजराइल के बीच हाल में हुए घटनाक्रमों से बहुत चिंतित हैं। हम परमाणु स्थलों पर हमलों से संबंधित रिपोर्टों सहित उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। भारत दोनों पक्षों से किसी भी तरह के आक्रामक कदम से बचने का आग्रह करता है। तनाव की स्थिति को कम करने और अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति के मौजूदा चैनलों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और वह हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। दोनों देशों में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है। क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी जाती है। और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमले का असर वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतों में 9% से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में 9.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रेड क्रूड वायदा 9.07% से बढ़कर $75.65 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जो 27 जनवरी के बाद से उच्चतम $78.50 के इंट्राडे उच्च स्तर को छूने के बाद हुआ। इस उछाल के बाद रेट $74.47 प्रति बैरल पहुंच गया है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में 9.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस उछाल के बाद रेट $76.61 प्रति बैरल पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अरब देशों के बीच बढ़े टेंशन की वजह से ग्लोबल ऑयल की कीमतों में 20% तक का बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। इस बार होगी बात ऑनलाइन दुनिया के खतरों की, गेमिंग, बेटिंग और साइबर बुलिंग की। कई बच्चों के साथ मैंने देखा है कि जो बुलिंग करते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली, और जो विक्टिम्स होते हैं वो बेचारे सफ़र करते रह जाते हैं। मोबाइल गेम एडिक्शन उतनी ही खतरनाक है या उसी मैकेनिज्म पर काम करती है जिस मैकेनिज्म पर आपकी शराब की एडिक्शन काम करती है। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत शैलो वाटर्स के लिए सबमरीन हंटर्स क्यों बना रहा है? क्या है D4S एयर डिफेंस सिस्टम और क्यों पूरी दुनिया उस पर नजर गड़ाए बैठी है? और वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री की हमास के खिलाफ खड़े काउंटर ग्रुप्स को समर्थन देने की योजना की आलोचना क्यों हो रही है? देखिए डिफेंस डायनेमिक शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अभिनेता कमल हसन की फिल्म द ठग लाइफ की कर्नाटक में स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एम महेश रेड्डी ने अपनी याचिका में फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले संगठनों की धमकियों को देखते हुए सिनेमाघरों को सुरक्षा देने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि असामाजिक तत्वों की तरफ से खुलेआम धमकियां मिल रही हैं कि अगर तमिल फिल्म दिखाई गई तो थिएटरों में आग लगा दी जाएगी। राज्य सरकार अराजक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान अभिनेता कमल हासन ने एक बयान दिया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। इस टिप्पणी ने कर्नाटक में व्यापक विरोध को जन्म दिया। कई संगठनों ने इसे अपमानजनक करार दिया, जिसके बाद राज्य में फिल्म की रिलीज को लेकर विरोध शुरू हो गया। लद्दाख के द्रास में भारतीय सेना ने टोलोलिंग एक्सपीडिशन के साथ आज ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई। ये सभी कार्यक्रम 26 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे, जिनका उद्देश्य राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों की अदम्य भावना, बलिदान और साहस को सम्मानित करना है। ये एक ऐसा दिन है जो समस्त देशवासियों के दिलों में गौरव और श्रद्धांजलि के भाव से अंकित है। ये वो दिन है जब 1999 में भारत ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत पाकिस्तानी घुसपैठियों को वहां से भागने के लिए विवश करके देश की रणनीतिक चोटियों को फिर से प्राप्त किया था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार आज भीषण लू और धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, लेकिन आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं और ये हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। साथ ही बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट भी हो सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। 14 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की संभावना के बावजूद कल के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बाद 15 से 18 जून तक मौसम में स्थिरता रहने की उम्मीद है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आज दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट आज के लिए जारी किया है। मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव के लिए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने और अधिक पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बारिश की बात करें तो कोंकण, गोवा, कर्नाटक में बहुत तेज बारिश की चेतावनी है। इन राज्यों के कई स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरल, उत्तरी आंध्र कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में यानी कि 48 घंटे के बाद या आज शाम से दिल्ली का मौसम में कुछ तब्दीली देखी जा सकती है। इसी के साथ कोंकण, गोवा और तटवर्ती इलाकों के लिए भीषण बारिश का अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने। तमिलनाडु, केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कई ऑनलाइन रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सरकार बड़े यूपीआई लेन देन पर एमडीआर लगाने की योजना बना रही है।
एमडीआर तत्काल भुगतान के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा कारोबारियों से लिया जाने वाला शुल्क है। सरकार एमडीआर शुल्क को 2020 में ही समाप्त कर चुकी है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने पहले भारतीय गगनयात्री को लेकर जाने वाले एक्सोम 4 मिशन पर नई जानकारी साझा की है। इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने के हवाले से आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट में लिखा गया कि इसरो, नासा, एक्सोम स्पेस और स्पेसएक्स के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ज्वेष्डा मॉड्यूल में देखी गई समस्या को जिम्मेदारी के साथ हल करने के लिए काम कर रहा है, जिसके कारण एक्सोम मिशन 4 X4 में देरी हुई है। सुरक्षा और मिशन की अखंडता हमारी शीर्ष प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। और मिड डे प्राइम में खबरें भी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वज्रासन, इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। ये आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया ये आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपके मन को शांति मिलती है और चिंता व तनाव से भी निवारण होता है। और आइए अब देखते हैं कुछ खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 144 रन बना लिए हैं। अफ्रीकी टीम की ओर से कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास अब कुल 218 रन की बढ़त है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 28 रन देकर 6 विकेट लिए। उन्होंने टेस्ट में अपने 300 विकेट पूरे किए। सिफ्तकौर सामरा ने म्यूनिख में जारी निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये प्रतियोगिता में भारत का दूसरा पदक रहा। नीदरलैंड्स में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग मैच में अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए जुगराज सिंह ने गोल किया, वहीं अर्जेंटीना के लिए थॉमस डोमिने ने 2 गोल किए।
बेल्जियम के प्लेमेकर केविन डी ब्रुयन के सीरिया चैंपियन नेपोली को फ्री एजेंट के तौर पर ज्वाइन किया है। मैनचेस्टर सिटी के साथ डी ब्रुयन का करार हाल ही में समाप्त हुए सीजन के साथ ही खत्म हुआ था। डी ब्रुयन ने 10 साल के बाद मैनचेस्टर सिटी को छोड़ा है। सिटी के साथ उन्होंने कुल 19 ट्रॉफी जीती, जिसमें 6 प्रीमियर लीग खिताब और 1 चैंपियंस लीग खिताब भी शामिल है। गैलेटासराय ने जर्मनी के विंगर लेरॉय साने को साइन किया है। साने 3 साल के करार पर क्लब में शामिल होंगे। साने इस महीने के अंत में बायर्न म्यूनिख को छोड़ देंगे। साने ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बायर्न के फैंस को अलविदा कहा। जर्मनी के लिए 70 मैच खेल चुके साने ने बायर्न के लिए 61 गोल और 55 असिस्ट किए। ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नाल्डो ने रियल मैड्रिड में शामिल होने के सपने के सच होने जैसा बताया है। लिवरपूल के डिफेंडर रह चुके ट्रेंट ने रियल मैड्रिड में अपने औपचारिक प्रेजेंटेशन में स्पेनिश में स्पीच दी। मेक्सिको सिटी 2026 फुटबॉल विश्व कप की तैयारी में जुटी है। विश्व कप के लिए ऐतिहासिक एज़टेक स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। इसी स्टेडियम में प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच खेला जाएगा। एज़टेक स्टेडियम ने 1970 और 1986 विश्व कप के मैच भी आयोजित किए थे। 2026 विश्व कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको करेंगे। नॉर्वे के बाथा दौड़ धावक कार्स्टन वारहोम ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कार्स्टन ने ओस्लो डायमंड लीग मीटिंग में 300 मीटर बाधा दौड़ में 32.67 सेकंड का समय निकाला। और मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिंदगी